हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बारे में हमने स्टडी किया था कि कैसे-कैसे उसका क्या-क्या होता है नेचर, और कौन से चार्ज के लिए कैसे होता है, और फील्ड के मतलब कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो कैसा होगा। मतलब कि हमने उसके बारे में स्टडी किया था। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये उसी के फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब कि ये जो टॉपिक है आपका फ्लक्स वाला, ये आपको फील्ड लाइंस वाले से ही रिलेटेड है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है फील्ड लाइंस वाला लास्ट लेक्चर, तो काइंडली अब जाके पहले वो वीडियो देखना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप वहां से जाके लास्ट लेक्चर देख सकते हो, उसके बाद ही ये देखना। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको ये जा रहे हैं समझाने की इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब कि अगर कहीं किसी रीजियन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तो वहां क्या होगा, तो वहां पे फील्ड लाइंस भी होगा। हाँ, होगा ना पक्का। हमने ये सीखा है कि कहीं पे अगर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगे। तो मेरे किसी भी एक गिवन एरिया से, मान लो किसी भी एक गिवन एरिया से टोटल जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही हमने यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखा है। इसके बारे में मैं आपको जो भी जरूरी बातें हैं सब अच्छे से बताऊंगा। आपको ये लेक्चर देखने के बाद इस टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि बच्चे को क्या होता है कि इस टॉपिक पे डाउट होता है क्योंकि अच्छे से वो लोग मतलब कि उन लोगों को कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। लेकिन मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, बस ध्यान देना, आपका इस टॉपिक से सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमने सबसे पहले इसका देखा फ्लक्स का डेफिनेशन कि वो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, मतलब ये जो मेरा फ्लक्स है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहले तो ये आप सोचो कि फ्लक्स होता क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज तो इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पक्का ये सबको पता है डेफिनेशन। अब आते हैं इसके फैक्टर्स पे, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे खिड़की लिया है। सब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे खिड़की विंडो क्यों लिया है मैंने। तो मैंने ये फ्लक्स मेरा कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक विंडो का लिया है। ये आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा। चलो मैं आपको इससे समझाता हूँ, फिर आपको फ्लक्स का पूरा फील आ जाएगा, ठीक है ना? देखो, तो ये किसी के घर का विंडो है, ये मेरे घर का विंडो नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। ये सी फेसिंग ये घर दिख रहा है, ठीक है ना? तो ये किसी अमीर इंसान के घर में ये विंडो लगा हुआ है। चलिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस विंडो से जो हवा आ रहा है, देखो मैं आपको सबसे पहले जा रहा हूँ समझाने एयर फ्लक्स, फिर आपको आ जाएगा समझ में वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि जैसा होता है एयर फ्लक्स वैसा ही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही। तो आप ये समझना। मैं आपसे पूछूं कि ये अपने घर में अपने विंडो लगाया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इससे जो हवा आ रहा होगा, इस विंडो से जो टोटल हवा आपके घर में आ रहा है ना, वो हो गया आपका एयर फ्लक्स। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि इस विंडो से जो टोटल हवा जो आपके घर में आ रहा होगा वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा। वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा, सोचो आराम से। देखो, सबसे पहला क्या होगा फैक्टर, कि हवा का स्पीड कितना है, स्पीड ऑफ एयर। पक्का ना, कि हवा कितने जोर से आपका क्या हो रहा है, वही ना, जितने जोर हवा होगा उतना ज्यादा हवा आपके घर में अंदर आ रहा होगा। ये हुआ पहला चीज, स्पीड ऑफ एयर। सेकेंड क्या होगा, कि आपका विंडो का साइज कितना है, मतलब कि आपका विंडो का एरिया कितना है, एरिया ऑफ विंडो। पक्का ना, ये सबको आ रहा है समझ में कि जो मेरे घर में हवा आ रहा होगा ये पक्का इस दो फैक्टर पे तो डिपेंड कर रहा होगा, कि एक तो हवा का स्पीड कितना है और एक कि मेरा विंडो का साइज कितना है, विंडो का एरिया कितना है। वेरी गुड। अब सोचो जरा, क्या किसी और फैक्टर पे आपके रूम में जो हवा आ रहा है वो डिपेंड करेगा क्या? कोई और फैक्टर है क्या? जरा सोचो आराम से, वीडियो को पॉज करो और सोचो। सबने सोचा क्या? हाँ, एक फैक्टर और है जिसपे आपका हवा का मतलब आपके घर में कितना अमाउंट ऑफ एयर आ रहा है वो डिपेंड कर रहा होगा। बताओ क्या है? इस एरिया का, इस या आपका जो ये विंडो है ना, इस विंडो का ओरिएंटेशन क्या है,
इस विंडो का ओरिएंटेशन क्या है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब चलो पहले ये सोचते हैं, सबने सबने क्या होगा कि सबके घर में क्या होगा, विंडो होगा, पक्का ना। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो मेरा विंडो होता है वो ऐसे ही क्यों होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा जो हमारा जो घर का फ्लोर होता है ना, उस फ्लोर के परपेंडिकुलर ही क्यों होता है, या जो मेरा वाल है घर का वो हमेशा घर के वाल के पैरेलल ही क्यों होता है। क्यों क्यों नहीं हम लोग विंडो को हम लोग थोड़ा सा घुमा के क्यों नहीं लगाते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है क्या। अब अब जरा ये सोचो कि क्या मैं अगर इस विंडो को कुछ एंगल से रोटेट कर दूं, अगर मैं इस विंडो को कुछ एंगल से रोटेट कर दूं, तो क्या जो अब जो घर में हवा आ रहा था वो सेम रहेगा कि चेंज करेगा। जरा सोचो तो, बोलो। पक्का चेंज करने वाला है, पक्का क्या होगा, चेंज करने वाला है, क्योंकि आप जैसे ही इस विंडो को रोटेट कराओगे, क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एयर जो अभी आपके घर में आ रहा होगा वो चेंज कर जाएगा। मतलब कि ओ देखो यहाँ से क्या, यहाँ से एक थर्ड फैक्टर और आ गया है, वो क्या है, वो आपका है ओरिएंटेशन। देखो वो क्या है भाई, वो है ओरिएंटेशन ऑफ एरिया, वो है ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। और देखो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे और एक लिया है एग्जांपल। देखो ये हमने बस ऐसा ये हमने पिक्चर अपने घर में लिया है। देखो ये हमने एक नोटबुक लिया है, आप इसको मान लो कि ये विंडो है, मैंने ये बस किया है समझाने के लिए। आप ये मान लो कि ये एक विंडो है। और देखो तो इस केस में क्या था, जो पहला केस में जो सबके घर में ऐसा विंडो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि विंडो मेरा क्या होता है, पैरेलल टू द वॉल। तब क्या होता है, तब हवा आपका मैक्सिमम हवा आता है। देखो यहाँ हमने क्या रखा है, यहाँ पे मेरा विंडो क्या है, यहाँ पे है विंडो इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। देखो है ना, तो ये रहा वॉल, ये जो पीछे है, ये पीछे मेरा वॉल है ऐसे वर्टिकल, और ये रहा मेरा विंडो। विंडो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंडो इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। अब बताओ कि मैंने गलती से अगर मैंने गलती से ऐसे विंडो लगा दिया परपेंडिकुलर टू द वॉल, अब बताओ इससे कितना हवा पास कर रहा होगा। इससे लगभग जीरो हवा पास करेगा। क्या होगा, इससे लगभग जीरो हवा पास कर रहा होगा। मतलब कि वही हमने आपको बोला कि क्या होता है कि आपका जो एयर फ्लक्स है ना, वो कर रहा होगा डिपेंड तीन फैक्टर पे। कौन कौन सा, स्पीड ऑफ एयर, सेकेंड क्या था, एरिया ऑफ विंडो, और थर्ड क्या है, थर्ड इज द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। ओरिएंटेशन ऑफ एरिया with respect to direction of air, with respect to direction of flow of air। मतलब ये तीन फैक्टर पे आपका एयर फ्लक्स डिपेंड कर रहा था। सिमिलरली इसी तीन फैक्टर पे आपका करता है डिपेंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। सिमिलरली ऐसे ही तीन फैक्टर पे करता है डिपेंड आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। देखिए वो तीन फैक्टर कौन कौन सा है। देखो सबसे पहला फैक्टर जो आएगा, अब देखो अब हमने वो बात किया था हवा का, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इन द प्लेस ऑफ स्पीड ऑफ एयर हम लोग लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, हम लोग जो पहला फैक्टर है जिसपे फ्लक्स कर रहा है डिपेंड, वो कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा फील्ड लाइन्स होगा, और उतना ज़्यादा फील्ड लाइन्स है तो उतना चांस है कि मेरे एरिया से फील्ड लाइन्स पास कर रहा हो। समझ में आया ना। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि था सिमिलर टू द स्पीड ऑफ एयर। सेकेंड फैक्टर बताओ, एरिया। सेकेंड फैक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ द सरफेस, मतलब कि आप जिस सरफेस से भी फ्लक्स फाइंड करना चाहते हो उसका कितना ज़्यादा एरिया है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा उसे फ्लक्स पास कर रहा होगा। और थर्ड क्या है, देखो थर्ड फैक्टर क्या है, थर्ड फैक्टर इज द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। तो इस तीन फैक्टर पे मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिपेंड कर रहा होगा। पक्का ना, ये तीन फैक्टर पे मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा होगा। सबको आया समझ में ना। अब चलिए इसके बारे में हम लोग और स्टडी करते हैं आगे। चलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स। सबसे पहला क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, और ये एरिया ऑफ सरफेस, और थर्ड आपका है हाउ द एरिया इज हेल्ड या फिर ओरिएंटेशन। पक्का ना। अब देखिए कि हमने यहाँ पे एक लिया है, आपको ऐसा पिक्चर लिया है जहाँ से आपको फ्लक्स के बारे में और अच्छा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे फील्ड लिया है यूनिफॉर्म फील्ड। देखो ये जो है ना लाइन है, रेड लाइन, ये आपका शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो आपका रेड लाइंस है वो सब शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो आपको दिख रहा है ब्लू लाइन, वो मेरा एक एरिया है। ये ब्लू सरफेस, ये जो क्या है ब्लू सरफेस, वो मेरा कोई एक एरिया है। हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा है। अब ध्यान से देखो तो क्या हुआ है कि इन फर्स्ट केस में जो हम लोग जो नॉर्मल विंडो जो अपने घर में होता है वैसा है एरिया।
पक्का ना। तो देखो यहाँ क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम, देखो तो क्या है कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज मैक्सिमम, मतलब फ्लक्स इज मैक्सिमम। इन सेकेंड केस क्या हुआ कि हमने कुछ ये जो सरफेस को क्या किया कि हमने सरफेस को कुछ एंगल से कर दिया रोटेट। अब क्या हो गया कि अब जो उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीज। और देखो तो थर्ड केस में क्या हो गया है ना कि जो हमने किया था ना वो केस, वो विंडो वाला, जहां पे आपका वो जो विंडो हुआ था नॉर्मल टू द वॉल वाला केस, है ना यार। मतलब ये थर्ड वाला केस वही है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लक्स हो गया है मिनिमम। देखो यहाँ पे फ्लक्स हो गया है जीरो। मतलब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मेरा सरफेस एरिया था ना, जो मेरा एरिया था, उससे क्या हो रहा है, उससे कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रहा है, उससे कोई फील्ड लाइन पास ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे फ्लक्स पास कर रहा है मैक्सिमम, यहाँ पे फ्लक्स है मैक्सिमम, यहाँ पे फ्लक्स है जीरो, और यहाँ पे फ्लक्स क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। पक्का यही केस ना, बोलो। तो देखो ये मतलब कि यहाँ से तुमको समझ में आना चाहिए कि हमने अगर ओरिएंटेशन चेंज किया तो क्या होगा आपका, उससे जो फ्लक्स पास कर रहा था वो भी चेंज कर जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब सुनो इंपॉर्टेंट बात। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या बोलने जा रहे हैं हम, कि पहले केस में क्या है, फ्लक्स मैक्सिमम है, और ये जो आपका थर्ड केस है उसमें फ्लक्स है जीरो, और सेकंड केस में क्या है आपका, फ्लक्स कुछ ऐसा इंटरमीडिएट है इन दोनों के बीच में। पक्का ना। अब मेरे को एक बात बताओ तुम, देखो तो पहले केस में जब फ्लक्स मैक्सिमम है, क्या है, जब फ्लक्स है मैक्सिमम, इन दिस मेरा कैसा है, इन दिस केस एरिया इज हेल्ड। देखो एरिया इज हेल्ड, या ऐसे बोलो कि सरफेस इज हेल्ड, सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो है ना, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सबको मेरी बातें समझ में आ रही है। मतलब क्या है कि जब एरिया मेरा कहाँ होगा, जब व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या आएगा, तब आपका उस एरिया से मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा होगा। सेम केस आपका होता था विंडो वाले केस से भी, कि जब हम लोग हवा के फ्लो के परपेंडिकुलर रखते हैं विंडो को, तब क्या होता है, तब मैक्सिमम एयर मेरे रूम में आता है। आया समझ ना। देखो तो ये हुआ मैक्सिमम फ्लक्स वाला केस, ये आपका केस हो गया मैक्सिमम फ्लक्स वाला। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और देखो फ्लक्स कब है जीरो, फ्लक्स है जीरो कब, फ्लक्स है जीरो व्हेन सरफेस, व्हेन सरफेस इज पैरेलल टू, व्हेन सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो है ना। देखो यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में मेरा सरफेस कहाँ है, हमने सरफेस को रखा है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उससे कोई भी लाइंस पास नहीं कर रहा है, मतलब उससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं कर रहा है। यहाँ फ्लक्स क्या है, यहाँ पे इसका फ्लक्स है जीरो। और देखो इन सेकेंड केस क्या है, इन सेकेंड केस ना तो मेरा सरफेस परपेंडिकुलर है, ना तो मेरा सरफेस क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए क्या हुआ है, ना तो वो मैक्सिमम आया है ना ही आया है जीरो, तो वो कुछ बीच में आया है। पक्का ना। तो देखो यहाँ से तुम अपने माइंड में ये बात ऐसा ऐसा अपने माइंड में एक बात बैठा लो कि जब भी सरफेस का होगा, व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, व्हेन सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, एंड जब एंगल 0 से 90 के बीच में क्या होगा, तब आपका फ्लक्स कुछ होगा, ना तो वो जीरो होगा ना तो वो मैक्सिमम होगा, लेकिन कुछ वैल्यू होगा। क्या ये सबको ये बातें समझ में आई ना। तो ये आपको क्वेश्चन में ऐसा कहीं कहीं मेंशन रहता है कि इफ एरिया इज हेल्ड नॉर्मली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वहां पे फ्लक्स क्या आने वाला है, वहां पे आपका फ्लक्स मैक्सिमम आने वाला है। क्या सबको ये बातें समझ में आई ना। चलिए देखिए, तो इसके अलावा यहाँ पे एक नया बात आता है, यहाँ पे एक नया बात आता है, उस नए बात का नाम है एरिया वेक्टर। उस नए बात का नाम है एरिया वेक्टर। क्या आप लोग को ये बातें समझ में आ रही है ना। इस नए बात का नाम है एरिया वेक्टर। पहले आप जल्दी से ये जो हमने लिखा है वो कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एरिया वेक्टर और इस चैप्टर में उसका काम क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब एक नया कंसेप्ट आपका आने वाला है एरिया वेक्टर का। एक्चुअल में एरिया वेक्टर हम लोग क्यों यहाँ पढ़ते हैं, देखो क्या होता है ना कि हम चाहते हैं ना कि कुछ ऐसा हम एक फॉर्मूला लाएं जहां से हम आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सके। हमको पता है कि वो कौन कौन से फैक्टर, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन हम चाहते हैं क्या है कि एक कोई मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाए जहां से हम लोग सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकें। समझ में आया ना। तो देखो तो उसके लिए हमको एरिया वेक्टर का पड़ता है जरूरत। देखो क्यों, क्योंकि हमको क्या पता है कि फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स कर रहा है डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पक्का। लेकिन जो आपका फ्लक्स क्या है, फ्लक्स जस्ट क्या नंबर है ना, तो वो आपका होता है स्केलर क्वांटिटी।
तो क्या होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। और हमको पता है कि क्या हो रहा है कि मेरा जो फ्लक्स है वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, और मेरे पास फील्ड एक पहले से वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने क्या पहले कभी ऐसा नाम सुना था ना? नहीं सुना था? एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया का भी डायरेक्शन होता है, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन एरिया का डायरेक्शन होता है, तो एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मेरे पास एक वेक्टर है, कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एक है मेरे पास एरिया, वो भी वेक्टर होता है, और जो फ्लक्स मिल रहा है वो हमको मिल रहा है कैसा? वो हमको मिल रहा है स्केलर। मतलब कि अगर इन दोनों के बीच में हम कुछ ऐसा डॉट वाला खोज ले रिलेशन, कहता है ना कि ए डॉट बी से जो मिलता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा क्या खोज लें, एक ऐसा खोज लें क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ताकि मेरे को क्या हो जाए, ताकि हम सिंपली फ्लक्स फाइंड कर सके। तो वहां से आता है कंसेप्ट आपका एरिया वेक्टर का। पक्का ना? तो देखिए आपको कैसे फाइंड करना होता है एरिया वेक्टर। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए हमने यहाँ पे एस से शो किया है एरिया को, एस, इस पूरे चैप्टर में हम लोग एस से लिखेंगे सरफेस एरिया, ठीक है ना? तो एस वेक्टर तो क्या होगा कि उसका मैग्नीट्यूड, यही ना, जो भी आपका, बोलो ना, वही ना, कि जो भी आपका होगा सरफेस का एरिया, और इनटू यूनिट वेक्टर। ये सबको पता है ना कि जब भी मेरे को वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करना होता है तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से करते हैं मल्टीप्लाई। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर। तो देखिए हमने लिखा है हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर फॉर एरिया वेक्टर। ये आप लोग देख लेना, सुन देखो क्या होता है कि फॉर अ ओपन सरफेस, देखो ओपन सरफेस का मतलब होता है फॉर अ 2D सरफेस, फॉर 2D मतलब एक रेक्टेंगल के लिए, एक स्क्वायर के लिए, एक डिस्क के लिए, एक रिंग के लिए, फॉर ओपन सरफेस हम लोग जो एरिया वेक्टर का जो होता है डायरेक्शन, वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कहाँ होता है वो? देखो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आप लोग ऐसे यहाँ लिखना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये मेरा सरफेस था, ये मेरा क्या है? सरफेस। ये मेरा क्या है? सरफेस। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब कहीं इस तरफ आपका आने वाला है एरिया वेक्टर। पक्का ना? और देखो ये रहा मेरा सरफेस, ये रहा मेरा सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ये मेरा आने वाला है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। पक्का यही ना? अब देखो हमने बोला कि क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब क्या हो सकता है कि परपेंडिकुलर का भी दो होता है डायरेक्शन, या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, होता है ना? देखो हम लोग मान के चलेंगे, हम लोग इस पूरे चैप्टर में मान के चलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज कहाँ होगा? नॉर्मल होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, और वो होगा आउटवर्ड नॉर्मल। कहाँ लेंगे हम लोग? हमेशा हम लोग लेंगे आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब कि उस सरफेस से बाहर की तरफ जाता हुआ, अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, जाएंगे बाहर, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये आप लोग लिखो, लिखो हाउ टू फाइंड एरिया वेक्टर। तो एक कहाँ होगा कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कहाँ लेंगे हम लोग? इन आउटवर्ड नॉर्मल, या फिर हाँ, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कहाँ लेंगे हम लोग? हमेशा हम लोग लेंगे इन आउटवर्ड। मतलब देखो इसका कहने का मतलब क्या कि अगर मेरा ये सरफेस है तो इससे आउटवर्ड, मतलब कि ये मेरा हो गया डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर ये मेरा हुआ सरफेस, देखो यहाँ बोल रहे हैं, अगर ये रहा मेरा सरफेस, अगर ये रहा मेरा सरफेस, तो इससे आउटवर्ड, तो देखो ये होगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर ये रहा मेरा एरिया, अगर ये रहा मेरा एरिया, तो इससे आउटवर्ड, मतलब ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्या सबको मेरी बातें समझ में आ रही है? तो कहाँ होगा? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सरफेस एक्स वाई प्लेन में है, कहाँ है? एक्स वाई प्लेन में, तो आपका एरिया वेक्टर पक्का आने वाला है जेड डायरेक्शन में। कहाँ आएगा? जेड डायरेक्शन में, तो उसके नॉर्मली आने वाला है पक्का। ये सब बातें आप लोग याद रखना, पक्का ना? और हम लोग मान के चल रहे हैं कि एरिया इज नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब उससे बाहर आता हुआ, उससे अंदर जाता हुआ नहीं रहेगा। मतलब कि जैसे देखो क्या हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरा ये एरिया है तो इससे आउटवर्ड इस तरफ आने वाला है मेरा एरिया वेक्टर, इधर नीचे नहीं आएगा। देखो ये नीचे वाला क्या होगा? तो हो गया आपका नॉर्मली इनवर्ड, लेकिन हमको लेना है नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला लेंगे डायरेक्शन।
पक्का ना? तो ये आप लोग पॉइंट जल्दी से लिखो कि एरिया वेक्टर क्या होगा कि एरिया इंटू उसका यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया इंटू मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर। एंड हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर या फिर हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर तो क्या आएगा, एरिया इज परपेंडिकुलर टू एरिया एंड इन आउटवर्ड हम लोग लेंगे उससे बाहर आते हुए डायरेक्शन में। पक्का ना? अब जरा देखो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, मैं फिर से आपको जा रहा हूँ यहाँ समझाने। पहले जो यहाँ पे जो थोड़ा कचरा हो गया मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ देखिए, तो हमने क्या सीखा कि क्या होगा, एरिया वेक्टर इज अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल होगा और कहाँ होगा, उस सरफेस से बाहर आता हुआ रहेगा। पक्का ना? अब चलिए, अब हम जा रहे हैं समझने कि कैसे हम लोग फ्लक्स को हाउ हम लोग मतलब कैसे करेंगे रिलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर को। पक्का ना? तो देखिए इस केस में जो मेरा पहला केस, देखो मैंने फिर से इसको लिया पहला केस, इसको मैंने लिया सेकंड केस। चलिए तो हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट केस। देखिए तो हमने यहाँ पे फिर से लिया है वही 3 केस लास्ट वाला जो हमने लास्ट केस में लिया था। चलो तो देखो, तो ये है फर्स्ट केस 1। तो ध्यान से देखो, तो इन केस 1 क्या है कि इस तरफ है आपका फील्ड, यही ना? और देखो तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट केस में एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप बोल सकते हो कि आपने जो एरिया को हेल्ड किया है सरफेस को, वो क्या है, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का यही ना? देखो ये मेरा रहा सरफेस, और हमने इसको कहाँ रखा है, हमने इसको रखा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तब क्या आया था, तब आया था फ्लक्स मैक्सिमम, यही ना? देखो तो ये हुआ मेरा बात सरफेस का कि सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो मेरा फाइनल फार्मूला है वो आए इन द टर्म ऑफ एरिया वेक्टर। अच्छा, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि देखो यहाँ से ये मान लो कि अगर ये मेरा है, अरे हाँ, तो फर्स्ट देखो, तो फर्स्ट केस में क्या है कि ये रहा मेरा फील्ड, ठीक है ना, ये रहा मेरा फील्ड। देखो ये हमने बनाया है फील्ड, और सरफेस कहाँ है, सरफेस है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या होगा, देखो तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, मतलब कहाँ आने वाला है, देखो एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पर टाइम इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब क्या था कि जब फ्लक्स मैक्सिमम है, जब क्या है, जब फ्लक्स मैक्सिमम है, तब क्या है, तब है एरिया सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लेकिन एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा कर रखना, बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है। तो क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है, किसके बीच का एंगल दिया है, पहले आप वो ध्यान देना। मेरी बात समझ में आई ना? देखो फर्स्ट केस में क्या था, मतलब कि फ्लक्स विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन या तो सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है मतलब कि एरिया वेक्टर पक्का क्या होगा, पैरेलल टू फील्ड होगा, मतलब कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है एंगल, यहाँ पे एंगल है 0 डिग्री बिटवीन किसके, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये बातें आप लोग एकदम अच्छे से याद रखना। तब क्या था, तब फ्लक्स था मैक्सिमम। देखो तब आते हैं हम थर्ड केस में, तो ध्यान से देखो, तो इन थर्ड केस में क्या है, इन थर्ड केस देखो, इन थर्ड केस क्या है, देखो मैं थर्ड केस के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, ये थर्ड केस के लिए यहाँ पे। तो इन केस 3 क्या है, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स इज 0, और एरिया क्या है, एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तब कितना हो गया, तब फ्लक्स हो गया है 0। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। पक्का ना? मतलब अभी जरा आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि अगर थीटा 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम। देखो मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ कि फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे आ रहा है, मैं ये बहुत ही ज़्यादा डीपली जा रहा हूँ टॉपिक में ताकि आपको इसका फील आ सके टॉपिक का। तो देखो क्या हुआ, जब थीटा हुआ है 0 तब फ्लक्स क्या हुआ है, मैक्सिमम। अब जरा सोचो कि साइन हो सकता है कि कॉस हो सकता है,
देखो कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तब क्या है, तब वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम। मतलब कि इसका मतलब पक्का है क्या कि जो मेरा फ्लक्स था वो कॉस पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है डिपेंड अपॉन द कॉस। क्योंकि बोलो क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पे फ्लक्स मैक्सिमम है और कॉस क्या होता है, कॉस 0 का ही वैल्यू होता है मैक्सिमम। यही ना, मतलब कि यहाँ मेरे फॉर्मूला में कॉस थीटा आने वाला है। सिमिलरली तो सॉरी, तो क्या है, तो क्या है सिमिलरली कि जब थीटा है 90 तब फ्लक्स हो गया है 0 और कॉस 90 का ही वैल्यू होता है 0। मतलब कि मेरे फार्मूला में क्या आने वाला है, कॉस आने वाला है, साइन नहीं आने वाला है। क्या सबको इसका फील आया ना फार्मूले का, मतलब क्या आने वाला है कि मेरा जो फार्मूला आएगा उसमें क्या आएगा, तो उसमें जो सबसे पहला चीज आएगा फील्ड का स्ट्रेंथ, क्योंकि उस पर मेरा फ्लक्स डिपेंड करता है। सेकेंड आपका आएगा एरिया, और थर्ड चीज क्या आएगा, थीटा। और थीटा है क्या, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में आपका फील्ड वेक्टर में और एरिया वेक्टर में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री और फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। अगर आपका एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में आपका थीटा है 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग एंगल लेते हैं एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर में। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, पहले चेक करना कि मेरे को एंगल किससे दिया है, एरिया वेक्टर से दिया है या मेरे को सरफेस से दिया है। क्योंकि हम लोग फॉर्मूले में जो लेंगे थीटा वो लेंगे एरिया वेक्टर से। क्या सबको मेरी बातें समझ में आ रही है? तो अगर आपको एंगल दिया रहे सरफेस से तो आप उसमें 90 से माइनस कर देना, तो आपको मिल जाएगा एंगल विद एरिया वेक्टर। पक्का ना? जल्दी से इसको कॉपी करो। अब हम लोग जा रहे हैं इसके फार्मूला लाने, इसका फार्मूले के बारे में बात करने, जल्दी से इसको सब लोग कॉपी करो। तो हम लोग अब जा रहे हैं कि अपना फार्मूला लाने की कैसे हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे। देखिए, तो हमने यहाँ पे लिया कि कंसीडर अ सिचुएशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी एस कैन बी रिटेन एज। देखिए, तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया डी एस। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरा फील्ड क्या हो सकता है कि मेरा फील्ड वेरिएबल भी हो। और जब भी क्या होता है, आपका फील्ड होता है वेरिएबल, तो हम लोग एक छोटे से एरिया में फाइंड करेंगे और फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना? देखिए, फ्लक्स करेगा डिपेंड वही 3 फैक्टर पे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड, बोलिए, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। लेकिन हो सकता है कि हर जगह मेरा क्या हो, फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो आप एक साथ पूरे एरिया के लिए फाइंड नहीं कर पाओगे। तो उस केस में हम छोटे से एरिया के लिए फाइंड करेंगे और फिर टोटल फ्लक्स के लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, एक बात और, इस फ्लक्स को मतलब क्या कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम लिखते हैं, देखिए, फाई और सफिक्स में ई, फाई सफिक्स में ई, फाई एंड सफिक्स में ई इज फॉर इलेक्ट्रिक। तो हम लोग फाई और ई सफिक्स में से हम लोग करेंगे डिनोट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, ठीक है ना? तो हमने लिखा कि इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई ई, और हमने उसको लिखा है ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे ई क्या है, ई यहाँ पे जो भी फील्ड का स्ट्रेंथ था, डी एस क्या है, डी एस इस छोटे से जो हमने पार्ट लिया है उसका एरिया है, और थीटा क्या है, थीटा इज द, यहाँ पे देखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। पक्का? ये हमने यहाँ लिखा है। तो ये आपका आ गया फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया इज फाई ई, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं ना, ये आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। पक्का? तो हमने उसको ऐसा लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, या फिर देखो देखो, तो यहाँ पे आया है ई डी एस कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा। तो इसको हमने इन वेक्टर फॉर्म लिख दिया ए डॉट बी या फिर ई डॉट डी एस। तो ये आपका हो गया फ्लक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अच्छा, और यहाँ पे हमने ई लिखा है इन वेक्टर फॉर्म, डी एस लिखा है इन वेक्टर फॉर्म। या फिर आपको अगर एंगल पता हो तो आप यूज करना ई डी एस कॉस थीटा। पक्का ना? ये, तो ये मेरे पास पहला फॉर्मूला आ गया फ्लक्स फाइंड करने के लिए। और देखो, यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि अगर तुमको फाइंड करना हो टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब ये होता है कि क्या हमारे पास अगर एक 3D वाला कोई सरफेस हो, मतलब ये स्फीयर हो या क्यूब हो, तो वहां हम लोग बोलते हैं कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो देखो, वहां होता है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ही, बस आपको फॉर्मूला सेम लिखना है। बस यहाँ पे एक ये सर्कल ऐड कर देना है। इस सर्कल का मतलब ये होता है कि आपने पूरे क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन किया है। ये कैसे करते हैं हम लोग, ये आपको अभी हम पढ़ना है आगे। फिलहाल आप लोग इस बात पे ध्यान रखना कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई डॉट डी एस। पक्का? ये होता है फॉर ओपन सरफेस, क्योंकि एक फॉर अ रेक्टेंगल या फिर फॉर अ सर्कल, इसके लिए ये आपका ये होता है फार्मूला 2D डायग्राम के लिए। और ये होता है फॉर 3D, ये होता है फॉर 3D सेकेंड वाला फार्मूला, मतलब कि इंटीग्रेशन इन अ क्लोज सरफेस। पक्का?
ये आपका हुआ फ्लक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला। और यहाँ पे थीटा क्या, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, थीटा वाला आप लोग सही से कर लेना। थीटा था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और कहाँ होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड वाला हम लोग एरिया लेते हैं। मतलब कि अगर मेरा सरफेस लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो एरिया कहाँ होगा, एरिया पक्का आने वाला है जेड डायरेक्शन में। पक्का, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। फिर मैं और आपको आगे कुछ बातें और बताता हूँ। देखो तो हमने यहाँ पे नोट्स में कुछ बातें, ये जो पहला तीन तीन बातें हमने लिखी हैं, ये मैंने आपको सबको पहले ही अच्छे से बता दिया है। सबसे पहला पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकेंड और थर्ड पॉइंट में बच्चे को कंफ्यूजन होता है। बच्चे मान लो कि अगर क्वेश्चन ऐसा था कि वो पढ़े कि इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते ही थीटा मान लेते हैं 90 और बोलते हैं फ्लक्स हो जाएगा 0। लेकिन ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड, तो मतलब यहाँ पे थीटा आने वाला है 0 डिग्री। तो आप ये गलती मत करना, इसलिए मैं बार बार आपको ये पॉइंट बोलते जा रहा हूँ। फिर से यहाँ लिखा हूँ, देखो फिर से हमने लिखा सेकंड पॉइंट कि इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर देन फ्लक्स इज मैक्सिमम। इन दिस केस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 0 डिग्री। पक्का ना। और फ्लक्स तब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस खाली, क्योंकि cos 0 हो जाएगा 1। और थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कि इफ सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देन फ्लक्स इज 0। इन दिस केस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 90 डिग्री। तो पहले आप क्वेश्चन में ये पढ़ना कि आपको एंगल किसके बीच दिया है अच्छे से। तो आप ये 3 पॉइंट नोट करो, फिर मैं आगे आपको इसमें और पॉइंट आपको लिखवाता हूँ। देखिए फिर हमने लिखा है फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या बोला था इतना फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। अब देखो मान लो कि अगर आपका थीटा है एक्यूट, तब क्या होगा, तब आपका फ्लक्स होने वाला है पॉजिटिव। अगर थीटा है ऑब्ट्यूज, तब आपका फ्लक्स होने वाला है नेगेटिव। और अगर थीटा है 90, तब आपका फ्लक्स होने वाला है 0। अब देखो मतलब कि यहाँ पे एक नया चेहरा और सामने आ रहा है। देखो क्या कि फ्लक्स 0 कब हो सकता है, एक अगर मेरा एरिया हो जाए पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या हो जाए कि फ्लक्स कैन बी 0। देखो ये बहुत ही कोर पॉइंट है और बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है। एक क्या होगा कि फ्लक्स इज 0 व्हेन क्या, जब थीटा हो जाए 90। क्या हो जाए, जब थीटा हो जाए 90 तब तो पक्का फ्लक्स 0 होने वाला है। और अगर थीटा 90 नहीं है ना, तो भी फ्लक्स 0 हो सकता है। तो भी फ्लक्स 0 हो सकता है, देखो कब। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। और फ्लक्स हम लोग पॉजिटिव तब लेते हैं व्हेन फ्लक्स इज लीविंग द सरफेस। मतलब कि अगर आपके सरफेस को फ्लक्स लीव कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तब हम लोग लेते हैं फ्लक्स को पॉजिटिव। और जब फ्लक्स क्या हो रहा है कि आपके सरफेस में जब एंटर करता है ना, तब हम उसको लेते हैं निगेटिव। मतलब कि अगर मेरे किसी सरफेस से मान लीजिए कि अगर फ्लक्स जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि उसमें नेट फ्लक्स क्या था, 0 था। और देखिए ये जो केस है ना, ये केस है डिफरेंट फ्रॉम द थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। वहां क्या था कि जब थीटा 90 था, इस मान लो कि ये हमने लिया, तो यहाँ क्या था, यहाँ पे था मेरा कि सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड। सरफेस क्या था मेरा, सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड में एंगल आया था 90 डिग्री, तो यहाँ भी फ्लक्स क्या था, यहाँ भी फ्लक्स 0 था। तो यहाँ मेरे सरफेस से कोई फील्ड लाइन क्रॉस ही नहीं कर रहा था, इसलिए हो गया था 0। और ये जो हो रहा है 0 ना, तो ये क्यों हो रहा है 0 कि यहाँ पे देखिए तो सरफेस से मेरा फ्लक्स पास करेगा, लाइंस पास कर रहा है, लेकिन जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। मतलब क्या, इफ टोटल इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, तब भी क्या होता है, तब भी आपका नेट फ्लक्स 0 ही होता है। तब भी आपका नेट फ्लक्स 0 ही होता है। मतलब इस केस में क्या होगा, थीटा आपका 90 नहीं आएगा, इस केस में आपका थीटा 90 नहीं आएगा, थीटा कुछ और आएगा, लेकिन फिर भी नेट फ्लक्स आने वाला है 0, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स आपका बाहर भी निकल रहा है। इसको समझने के लिए चलिए मैंने यहाँ पे एक लिया है एग्जाम्पल। देखो तो यहाँ पे हमने लिया है एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में हमने एक लिया है सिलेंडर। और देखो तो सिलेंडर का हमने 2 फेस लिया है, 2 सर्कुलर फेस, ये सर्कुलर फेस 1, ये सर्कुलर फेस 2। सर्कुलर फेस 1 से ना 3 लाइन एंटर कर रहा है, मतलब इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स हम बोलेंगे निगेटिव। तो मान लीजिए कि हमने बोला कि इसमें 3 फ्लक्स एंटर किया, तो इसमें फ्लक्स हो गया -3। और देखो तो क्या हो रहा है कि ये जो मेरा सेकेंड सर्कुलर फेस है, वहां क्या हो रहा है, वहां से 3 लाइन बाहर जा रहा है। मतलब कि सेकेंड
फेज से कितना फ्लक्स है? फ्लक्स है +3। देखो यहाँ से क्या है, इस पहले फेज से फ्लक्स हो गया है -3 और इस सेकेंड फेज से फ्लक्स हो गया है +3, तो इससे नेट फ्लक्स कितना आ गया बोलो? इससे नेट फ्लक्स कितना होगा? -3 + 3 = 0। मतलब यहाँ क्या था, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक लाइंस इस सिलेंडर से पास तो कर रहा है लेकिन फिर भी कोई नेट फ्लक्स नहीं है, जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस फेस 1 से, इस सरफेस 1 से कोई फ्लक्स पास कर रहा है? हाँ, इस सरफेस 1 से फ्लक्स पास कर रहा है, कितना? -3। क्या इस सरफेस 2 से कोई फ्लक्स पास कर रहा है? हाँ, उससे पास कर रहा है +3। लेकिन क्या इस पूरे सिलेंडर से कोई फ्लक्स पास कर रहा है? नहीं, तब पूरे सिलेंडर से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा है। पूरे सिलेंडर से आपका नेट फ्लक्स हो गया 0। क्या मेरी बातें समझ में आई ना कि ये कैसे है डिफरेंट फ्रॉम 90 डिग्री एंगल वाला? वहां पे मेरे सरफेस से कोई लाइन पास ही नहीं कर रहा था, कोई लाइन क्रॉस ही नहीं कर रहा था, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे सरफेस से लाइन क्रॉस कर रहा है। मतलब कि आप अगर डिफरेंट सरफेस का बात करो तो फ्लक्स है, लेकिन आप अगर नेट का बात करो पूरे सरफेस के मिला के, तब कोई फ्लक्स नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। देखो ये बहुत ही कोर कंसेप्ट है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का ना? तो इससे कोई नेट फ्लक्स पास नहीं कर रहा था, सबको समझ में आया? फ्लक्स पॉजिटिव भी होगा, फ्लक्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूं। ये सबको आया समझ में ना? जल्दी से इसको कॉपी करो। और ये बात आप लोग याद रखना कि फ्लक्स अगर 0 है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा एंगल 90 ही हो। अगर 90 है तो फ्लक्स होगा 0, अगर 90 नहीं है तो भी फ्लक्स 0 हो सकता है। कब? जब जितना फ्लक्स एंटर कर रहा हो उतना ही फ्लक्स जब लीव कर रहा हो। जल्दी से आप इसको, इस पॉइंट को लिखो, फिर मैं जा रहा हूँ बात करने इसके यूनिट्स के बारे में। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिया है कि यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो देखिए इसका यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर। ये कैसे आया? तो फ्लक्स क्या होता है? E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। तो वी नो कि यूनिट ऑफ कितना होता है? E कितना होता है? ये ना, वोल्ट पर मीटर। देखो तो वोल्ट पर मीटर और इंटू यूनिट ऑफ एरिया तो होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। ये आप लोग याद रखना कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट इंटू मीटर। और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। देखो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई वो नहीं, डाउट नहीं है, ये होता है स्केलर और इसका यूनिट होता है वोल्ट इंटू मीटर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखे हैं, ये आपका ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये तभी वैलिड होगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा एंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। ठीक है ना? देखो हमने लिखा है कि इफ electric field is uniform and also angle between area vector and electric field vector is constant, then मतलब कि आपका थीटा भी है कांस्टेंट और ई भी है कांस्टेंट। तो फाई क्या आया था ही ना, ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ई हो गया कांस्टेंट, थीटा हो गया कांस्टेंट। तो इसको हमने ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ओनली आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। और क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज नथिंग बट सरफेस एरिया। तो हमने इसको लिख दिया ई कॉस थीटा इंटू एस, या देखो आप इसको ई एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ई डॉट एस भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ई क्या है? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एंड एस क्या है? एस इज द एरिया इन द वेक्टर फॉर्म। देखो ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने नाम दिया है बी और इसको मैंने नाम दिया है फॉर्मूला सी। ये फॉर्मूला बी तुम तब यूज करना व्हेन फील्ड इज यूनिफॉर्म और आपको जब एंगल पता हो, तब आप ये यूज करना ई एस कॉस थीटा। और जब आपको क्वेश्चन में फील्ड दिया रहे यूनिफॉर्म और जब आपको फील्ड और एरिया दिया रहे आई जे के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तब आप यूज करना ई डॉट एस। पक्का? ये सबको याद रहेगा ना कि जब मेरा फील्ड दिया रहे आई जे के में, एरिया दिया रहे आई जे के में, तब यूज करना फार्मूला सी। और जब फील्ड और एरिया के बीच में एंगल पता हो तब यूज करना फार्मूला बी। पक्का? जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, हम लोग इस पर जल्दी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमने अब थ्योरी अच्छे से कर लिया है, कंटेंट बिल्ड हो गया है। अब हम लोग मचाएंगे अपना कंटेंट कहाँ पे? न्यूमेरिकल्स पे। चलिए अब हम लोग एक से एक सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। आप बस ऐसे अपना एकदम बस थोड़ा सा अपना दिमाग सही से रखना, देखना कि हम सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे कितना अच्छे से हम लोग स्मूथली सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो तो हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिया है। देखो ये क्वेश्चन आप मतलब कि देखो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है और बस थोड़ा सा आपको अपना कंसेप्ट यूज करना है, थोड़ा सा बस जरा। तो चलो क्वेश्चन पहले पढ़ो। क्वेश्चन क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
3 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन पर कूलम। पहले तो सुनो, मेरे को फील्ड दिया है यूनिफॉर्म और दिया है i j k में, मतलब कि मेरे को फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हमको ये वाला यूज करना है, ई डॉट एस। कुछ याद आया ना, जो हमने अभी जस्ट सीखा था, तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। वेरी गुड, चलिए और पढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाई फॉलोइंग कर्व्स। अच्छा, कुछ आपको कुछ ऐसा अभी फील नहीं आया ना क्वेश्चन का, अभी फील आएगा। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, सुन देखो क्या बोल रहे हैं कि मेरे एक रीजन में ये फील्ड है, ये हमको दिया है। हम चलो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और फील्ड का यूनिट दिया है न्यूटन पर कूलम। ये वोल्ट इंटू मीटर में भी दिया जा सकता था, आपको यहाँ पे न्यूटन पर कूलम में दिया है। चलो अब देखो, तो हमको फ्लक्स फाइंड करना है। अब हम जब भी क्या फाइंड करते हैं, फ्लक्स, तो हम लोग फाइंड करते हैं थ्रू अ गिवन एरिया, पक्की बात है। देखिए, तो हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आपको जिस एरिया से फाइंड करना है ना, आपको 3 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि वो जो एरिया है, वो जो सरफेस है ना, वो इस कर्व से बाउंडेड है, वो इस कर्व से बाउंडेड है। अब देखो, अब यहाँ पे तुमको चाहिए थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। वाह क्या बात है सर, आपने तो सीधे मैथ पढ़ा दिया। बिल्कुल, फिजिक्स में मैथ तो आना ही है। तो देखो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे ये हमको दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब कि हमको जिस सरफेस से फ्लक्स फाइंड करना है वो एक सर्कल है, वो एक सर्कल है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, तो हमको ई दिया है आई जे के में, तो हमको एस भी चाहिए किसमें, जो मेरे को एरिया वेक्टर भी चाहिए किसमें, आई जे के में। चलिए वेरी गुड। तो पहले केस में एरिया वेक्टर, तो बोलो क्या होता है कि एक तो पहले हमको फाइंड करना होगा कि सरफेस का कितना एरिया है, और इनटू मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, यही ना। वेरी गुड। अब मान लो कि ये है सर्कल, इतना तो श्योर है क्या है, ये मेरा है सर्कल, और उसका कितना है, उसका रेडियस है r, तो मतलब कि इसका एरिया पक्का आने वाला है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अब हमको फाइंड करना होगा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। देखो भाई कोई बात नहीं, हमको पता है क्या कि यूनिट वेक्टर कहाँ होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ध्यान से देखो, तो हमको दिया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि ये मेरा सर्कल लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और हमने बोला था आपसे क्या होता है कि एरिया इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब कि अगर ये एक्स और वाई में मेरा सरफेस है, मतलब कहाँ आएगा, मेरा जो एरिया वेक्टर आएगा वो आएगा पॉजिटिव जेड में। कहाँ आने वाला है, पॉजिटिव जेड में, मतलब कि आपका एरिया वेक्टर का जो होगा डायरेक्शन हो जाएगा इन के कैप। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस वेक्टर। अब हमको फाइंड करना था फ्लक्स, तो बस आप यूज कर लो ई डॉट एस। बोलो क्या होगा, तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इंटू पाई आर स्क्वायर के कैप। अब ध्यान से देखो तो क्या होता है, डॉट कैसे फाइंड करते हैं ना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के के साथ। तो क्या है कि मेरा एरिया में सिर्फ के वाला ही है, तो यहाँ भी हम लोग सिर्फ के से ही मल्टीप्लाई करने जाएंगे। तो बोलो कितना फ्लक्स आएगा, आपका फ्लक्स आने वाला है 5 पाई आर स्क्वायर, और के तो हट गया, 5 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द नेट फ्लक्स। क्या सबको समझ में आया ना, बिल्कुल। अब ऐसे ही आप लोग सेकेंड और थर्ड भी करो, जल्दी खुद से करो ट्राई। देखो, तो इन सेकेंड केस फिर से क्या है, फिर से मेरा सर्कल ही है, लेकिन इस बार क्या है, देखो हमको दिया है सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब कि इस बार मेरा सर्कल है एक्स जेड प्लेन में, मतलब कि इस बार इसका जो एरिया आएगा वो आएगा पॉजिटिव वाई में, मतलब कि इसका एस वेक्टर आने वाला है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ ऐड कर दो जे कैप। बस हो गया। फिर से फाइंड करो फ्लक्स ई डॉट एस से। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ जे है, तो मतलब कि सिर्फ यहाँ लेंगे कौन सा वाला, जे वाला। कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया ना। तो ये आपका हो गया फ्लक्स इन सेकेंड केस ना। अब तो हाँ, तो ये आपका आ गया फ्लक्स इन सेकेंड केस। अब थर्ड केस तुम लोग खुद से करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे सर्कल किया है लाई कहाँ पे, वाई जेड प्लेन में, क्योंकि इस बार जो एरिया वेक्टर आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर आई कैप। लगी फ्लक्स कितना आ रहा है, चलो मैं ही कर ही देता हूँ यार। फ्लक्स कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे आई कैप, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे करना होगा मल्टीप्लाई विथ आई, तो 3 पाई आर स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया ना कि ये बेसिक क्वेश्चन कैसे करना था। तो यहाँ तुमको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। जल्दी से इसको करो कॉपी, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। देखिए, तो हमने ये लिया है सेकंड क्वेश्चन, क्या है पढ़ते हैं कि गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड 20 वोल्ट पर मीटर। देखो, तो यहाँ पे हमको फील्ड आई जे के में नहीं दिया है, पहली बात।
20 वोल्ट पर मीटर यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन अ रीजन। बोला है क्या कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड, मतलब मेरा फील्ड क्या है, तो मेरा फील्ड है यूनिफॉर्म। तो जैसे ही फील्ड आ जाए यूनिफॉर्म, तो फ्लक्स के लिए अपने पास दो फॉर्मूला है, ई डॉट एस एंड एक ई एस कॉस थीटा। अब इसमें से कौन सा यूज करना है आपको ये चेक करना होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ फ्रेम 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब कि एक स्क्वायर शेप का फ्रेम है, और उसका ये हमको दिया है डिमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका कितना आने वाला है, इसका अरे कितना एरिया है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आने वाला है इसका एरिया पक्का। ओके, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ फ्रेम 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर सरफेस एरिया सच दैट नॉर्मल लाइन टू फ्रेम सरफेस मेक्स 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप लोग ये क्वेश्चन एक बार पहले खुद से पढ़ो और बताओ कि ये 60 डिग्री क्या दिया है मेरे को। देखो तो मैं आपको समझाता हूँ 60 डिग्री क्या है। देखो तो इसमें कीवर्ड क्या है कि सच दैट नॉर्मल लाइन इज द कीवर्ड, मतलब कि यहाँ पे जो हमको एंगल दिया है वो सरफेस का फील्ड के साथ नहीं दिया है, वो सरफेस का फील्ड के साथ, मान लो कि अगर फील्ड इधर था, ये हमको जो 60 डिग्री एंगल दिया है ना वो एंगल ऑफ सरफेस नहीं दिया है, वो दिया है नॉर्मल लाइन टू द सरफेस। नॉर्मल लाइन टू द सरफेस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमको पता है कि एरिया वेक्टर लाइज अलोंग द नॉर्मल, यही ना, अरे हमको तो ये पता है ना कि एरिया वेक्टर ऑलवेज लाइज परपेंडिकुलर या फिर क्या नॉर्मली टू द सरफेस, मतलब कि यहाँ पे जो हमको एंगल दिया है ना वो आपको एरिया वेक्टर और फील्ड में ही दिया है। आपको यहाँ पे एंगल जो थीटा दिया है 60 डिग्री वो एरिया वेक्टर और फील्ड में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको यही थीटा यूज करना है फॉर्मूले में। और ई कितना था, देखो ई था 20 वोल्ट पर मीटर। तो ध्यान से देखो कि हमको ई पता है, जैसे ही हमको क्या पता है एंगल, जस्ट यूज करो ये सेकंड वाला फॉर्मूला, नहीं ना, तो फाई इक्वल टू यूज कर लो ई एस कॉस थीटा। ई कितना है 20, देखो एस कितना है, एस है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप चेंज कर लो मीटर स्क्वायर में, तो हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आने वाला है 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 हाफ होता है ना, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू हाफ, ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 या फिर 10 टू द पावर -1, या फिर आप बोल सकते हो इसको 0.1 वोल्ट मीटर इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या सबको ये बातें समझ में आई ना? तो आपको ऐसे आसान क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। देखिए ये जो हमने क्वेश्चन आपको जो अभी सॉल्व करा है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, ठीक है। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन सेट करने वाला थोड़ा सा और खुश होता तो फिर वो क्या इसमें चेंजेस करता, इसमें मान लीजिए बोलता कि सरफेस कि सरफेस इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही बोलता क्या कि सरफेस इज मेकिंग एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब कि इस सरफेस का नॉर्मल जो होगा ना वो फील्ड से बनाएगा 90 - 60, मतलब 30 डिग्री, मतलब कि उस क्वेश्चन में थीटा हम लेते 30 डिग्री। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में मेंशन था कि सरफेस का नॉर्मल ही बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री, मतलब कि एरिया वेक्टर मेरा 60 डिग्री एंगल बनाया है, तो हमको क्वेश्चन में वही 60 यूज करना होता। लेकिन इस क्वेश्चन में और भी चेंजेज हो सकता था कि अगर क्वेश्चन में बोलता कि सरफेस इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में सरफेस का जो नॉर्मल होता वो बनाता है 90 - 60, मतलब 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और वो आपको लेना होता है थीटा। समझ में आया ना? चलिए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आप जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो पहले ये चेक करना कि मेरे को एंगल किससे दिया हुआ है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सीखा फ्लक्स पे थोड़ा सा क्या पूरा थ्योरी ही किया, और हमने एकदम 2 बेसिक क्वेश्चन किए हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लक्स पे और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग बस एकदम फ्रेश माइंड से वहाँ पे आना और ये थोड़ा एक बार थ्योरीज को देख लेना कैसे हम लोग एंगल वगैरह फाइंड करते हैं, क्या कौन सा फॉर्मूला मेरे को यूज करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, के लिए टाटा बाय, और सब लोग अच्छे से पढ़ना और अपना ख्याल भी रखना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।